उत्तराखंड की धामी सरकार ने 2023 का बजट पेश कर दिया है। राज्य सरकार ने 77,404 करोड़ का बजट पेश किया और धामी सरकार ने बजट में 7 बिंदुओं पर फोकस किया। बजट में युवाओं पर ज्यादा फोकस किया गया। बजट में वीरता पुरस्कार विजेताओं के लिए निःशुल्क यात्रा का प्रावधान किया गया और उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति के लिए 10 करोड़ रुपए दिए गए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाने का प्रावधान भी किया गया। इसके साथ ही बालिका साइकिल योजना जारी रहने की घोषणा की गई और 15 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। मुख्यमंत्री प्रतिभा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना को 11 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। एनसीसी कैडेट पर भी फोकस है। तो बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया। तो धामी सरकार ने पेश किया 77,404.08 करोड़ का बजट। और बजट की अगर बड़ी बातों का जिक्र करें तो सरकार ने बजट में 7 बिंदुओं पर फोकस किया है कि ये बिंदु जो हैं वो खासकर इस पे सरकार का ज़्यादा फोकस रहेगा। और बजट में रोजगार, निवेश और पर्यटन पर खासा ध्यान दिया जाएगा। खास फोकस सरकार का रहा है और पर्यटन के क्षेत्र में नंबर 1 बनाने वाला ये बजट बताया जा रहा है। तो महिलाओं का बजट में ध्यान रखा गया। हर वर्ग को साधने की कोशिश की गई। हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ करने का दावा किया गया। उत्तराखंड का युवा नौकरी करने के बजाय नौकरी देगा। इस बजट के जरिए इस तरह के प्रावधान किए गए हैं। स्वरोजगार योजना के लिए 40,000 करोड़ का प्रावधान किया गया। और हल्द्वानी में कैंसर कॉलेज बनेगा, यानी स्वास्थ्य पे भी सरकार का पूरा फोकस रहा है। शिक्षा पर भी फोकस रहा, महिला सशक्तिकरण पर भी। जो हमारा संकल्प है, संकल्प नए उत्तराखंड का, उसको साकार करने वाला बजट है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसके आधार पर इसको पूरी तरह से तैयार किया गया है। ये पूरी तरह से समावेशी है, होलिस्टिक अप्रोच इसमें रखी गई है और हर वर्ग के उत्थान का इस बजट में प्रावधान किया गया है। कृषि है, स्वास्थ्य है, चिकित्सा है, उद्यान है, पर्यटन है, ऊर्जा है, शिक्षा है, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है। और विशेषकर से स्वरोजगार को बढ़ाने के लिए, जहां एप्पल मिशन में इसमें बजट का कई गुना पहले के मुकाबले प्रावधान किया गया है, वहीं कीवी मिशन में किया गया है, तिमूर में किया गया है, दालचीनी में किया गया है और 50,000 पॉली हाउस बनाने के लिए उद्यान में इसके लिए अलग से धनराशि का प्रावधान इस बजट में किया गया है। ये पूर्ण रूप से सशक्त उत्तराखंड और विकल्प रहित संकल्प उत्तराखंड को आगे बढ़ाने का, उस संकल्प को पूरा करने वाला बजट है। पहली बार इस बजट में हर विभाग का विस्तृत रूप से कहीं न कहीं विस्तृत रूप से सभी विभागों को इसमें समाहित किया गया है। और 2025 जो हमारा स्थापना का 25वां वर्ष पूरा होगा, रजत जयंती वर्ष जब हम मना रहे होंगे, उस समय हम देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हों, यह भी इस बजट में प्रावधान किया गया है। 5 सालों में जीएसडीपी हमारी दुगनी हो, वह भी इस बजट में प्रावधानित है। साथ ही साथ जो कुल व्यय इस बजट में 77,407 करोड़, जो पिछले वर्ष की तुलना में 18% की इसमें वृद्धि हुई है। इसी प्रकार से राज्य के स्वयं के संसाधनों से जो कुल प्राप्तियां हैं 24,744, गत वर्ष के सापेक्ष 18.44% की इसमें भी वृद्धि हुई है। और राजस्व अधिवेश में 4,309 करोड़ का राजस्व अधिवेश इस बजट में प्रावधानित है। पूंजीगत परिव्यय में भी वृद्धि हुई है, जो 13,133 करोड़ है, जो गत वर्ष के सापेक्ष 21% की इसमें भी वृद्धि हुई है। कुल मिलाकर इस वित्तीय वर्ष में उद्यान विभाग से लेकर पॉली हाउस में 200 करोड़ रुपए का अलग से जो प्रावधान किया गया, ये अपने आप में आने वाले समय में हमारे राज्य के लिए गेम चेंजर होगा, जिससे कि हम निकट के आसपास के जो हमारे चाहे एनसीआर का रीजन हो या देश के अन्य कोई भी भूभाग हो, वहाँ पर अपने यहाँ से जो ताज़ी सब्जियाँ हैं,
ताज़े फल हैं हम सीधे भेज सकते हैं, अपना मंडियों से सीधे हम संपर्क करेंगे और यहाँ पर पॉली हाउस बनाने के लिए भी लोगों को किसी न किसी रूप में प्रोत्साहित करने का काम करेंगे, जिसमें बजट में हमने 200 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान किया गया है। और गैरसैंण विधानसभा सत्र में बजट पेश करने के बाद वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को विधायकों ने मिठाई खिलाकर उनका स्वागत किया। न्यूज़ वन इंडिया के विशेष संवाददाता सुदीप जैन से बातचीत में वित्त मंत्री ने कहा कि यह बजट सभी को ध्यान में रख के बनाया गया बजट है। बजट पेश कर दिया गया है, क्या कहेंगे? आज मिठाई खिला रहे विधायक आपको। मैं अपने साथियों का बहुत धन्यवाद कर रहा हूं जो पूरे मन से उस बजट को सुना और उन्होंने उसकी प्रशंसा करते हुए मिठाई का वितरण किया। मैं इनका धन्यवाद कर रहा हूं। सर बजट में क्या क्या, सर बजट में हर सेक्टर को छूने की कोशिश की गई है, कृषि, बेरोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, एक संतुलित बजट दिख रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, मैं सबको बधाई दे रहा हूं, पूरी जनता को बधाई दे रहा हूं। तो ये थे वित्त मंत्री, इनको दोबारा जाना है अभी सदन में, क्योंकि नियम 58 के तहत कुछ प्रश्न है जिन पर चर्चा होना बाकी है। इसके बाद ये और तसल्ली से बजट पर जानकारी देंगे और मीडिया कर्मियों से बातचीत करेंगे। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ वन इंडिया, गैरसैंण। और बजट पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का क्या कुछ कहना है, उन्हें सुनते हैं। में धामी सरकार ने अपना वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट प्रस्तुत कर दिया है। हमारे साथ राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री, जिनके पास कृषि जैसा बड़ा विभाग है, वो मौजूद हैं। सर, आज के बजट को आप कैसे देखते हैं और कृषि के क्षेत्र में कितनी बड़ी सौगातें मिली हैं? देखिए, सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय वित्त मंत्री जी का मैं आभार करना चाहूँगा कि आपने जनता से सीधा संवाद करके जन भावना के अनुरूप बजट यहाँ पर बनाया है। समाज के हर वर्ग की चिंता इसमें है, मातृशक्ति की चिंता इसमें है, युवाओं की चिंता इसमें है, स्वास्थ्य सेवाओं, जनजाति क्षेत्र, हर वर्ग की चिंता, भूतपूर्व सैनिकों का इसमें ख्याल रखा गया है। और कृषि के क्षेत्र में तो मैं कहूँगा भूतपूर्व है। जितना पैसा कृषि के क्षेत्र में इस बार मिला है, आज तक कभी नहीं मिला। और अभी जब मैं बाहर आया तो जो हमें 50,000 पॉली हाउस लगाने वाले पूरे प्रदेश के अंदर, उसका 200 करोड़ रुपये मुझे मेरे सेक्रेटरी बताया कि हमारे अकाउंट कृषि के अकाउंट में भी आ गया है। क्योंकि अगर किसान मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। क्योंकि 2023 को मिलेट्स सीजन घोषित किया है और मिलेट्स को आगे बढ़ाने के लिए इसमें अलग से धन की व्यवस्था की गई है। इसके लिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी का, माननीय जी का आभार करता हूँ और मुझे पूरा भरोसा है कि प्रदेश के विकास में ये आज का बजट एक मील का पत्थर साबित होगा और प्रदेश विकास की ओर बढ़ेगा। कांग्रेस कह रही है घाटे का बजट है और वाहवाही अधिक लूटने जैसा बजट दिखता है। मैं अपने कांग्रेस को मित्रों को सलाह दूंगा, अभी उन्होंने बजट को पूरा पढ़ा नहीं है, आज घर में जाएं और बजट को पढ़ें और कल वो तारीफ करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो आप थे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, जिन्होंने कहा है कि कृषि के क्षेत्र में राज्य सरकार और राज्य के वित्त मंत्री ने कई अहम निर्णय लिए हैं, जिससे सीधे तौर पर किसानों को फायदा होगा और किसानों की आय दोगुनी होगी। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ वन इंडिया, गैरसैंण। तो वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बजट पेश किया और इस बजट पर जहां सत्ता पक्ष का कहना है कि इस बजट को सभी को ध्यान में रख के बनाया गया, वहीं विपक्ष ने बजट पे कटाक्ष किया, निशाना साधा। विकास का कहीं नामो निशान नहीं है। बुनियादी ढांचे को अवस्थापना के लिए इस बजट में कोई व्यवस्था नहीं है। रोजगार की बात करें तो बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने का कहीं पर भी इसमें चर्चा नहीं है। महंगाई के नियंत्रण कैसे होगा, और जो दलित शोषित समाज है, जनजाति के लोग हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, उनके अवस्थापना कार्य में भी कटौती कर दी गई है। कुल मिलाकर दिशाहीन और तथ्यहीन और उत्तराखंड की जो परिकल्पना है विकास की, उससे कोसों दूर। सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किया है वो बजट घोर निराशाजनक वाला बजट है। नौजवान साथियों के परिप्रेक्ष्य में बजट में कोई व्यवस्था नहीं है। किसानों की आय दुगना करने का वादा किया, उस दिशा में कोई कदम उठते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। गरीब मजदूर किस तरीके से अपना जीवन यापन करेंगे, उसके परिप्रेक्ष्य में कोई बात नहीं है। महंगाई पर कैसे अंकुश लगेगा, कोई बात नहीं है। विकास के कार्यों को गति कैसे दी जाए, उस पर कोई बात नहीं कही गई है। तो हम कह सकते हैं कि ये बजट घोर निराशाजनक वाला बजट है और राज्य सरकार
केंद्र पोषित योजनाओं के माध्यम से अपने पीठ थपथपाने का काम कर रही है। मैं समझता हूं ये प्रदेश के लिए शुभ संकेत। देहरादून के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज में शुमार SGRR मेडिकल कॉलेज के कई छात्र छात्राएं कॉलेज के खिलाफ धरने पर बैठे हैं। मेडिकल कॉलेज में फीस बढ़ाए जाने से ये छात्र नाराज हैं और धरने पर बैठे हैं। छात्रों और कॉलेज के बीच हुई बातचीत में ये निष्कर्ष निकलकर सामने आया कि यदि छात्र अपनी फीस नहीं भरते तो उन्हें इंटर्नशिप भी नहीं करने दी जाए, जो कि मेडिकल लाइन में बेहद ज़रूरी होती है। वहीं छात्रों के आंदोलन पर जब मीडिया ने कॉलेज प्रशासन का पक्ष जानना चाहा तो मेडिकल कॉलेज के परिसर में तैनात निजी सिक्योरिटी गार्ड ने मीडिया कर्मियों के साथ बदसलूकी की। इंटर्नशिप शुरू करो। हम फाइनल ईयर की परीक्षा हमने पास कर ली है सबने। NMC के द्वारा जो गाइडलाइन है उसके अनुसार हमें इंटर्नशिप में जाना चाहिए। हमारे जो मैटर ये है, फीस का मैटर ये कह रहे हैं 37 लाख कोई कोर्ट का ऑर्डर आया है। हम मानने से इनकार नहीं कर रहे, हम बस इनसे इतना ये कह रहे हैं कि आप हमें कोर्ट में जाने का वक्त दें। कोर्ट में जाने के लिए हमारी जो पहले फीस जो निर्धारित थी वो थी स्टेट कोटा के लिए 4 लाख पर हर साल की और ऑल इंडिया कोटा के लिए 5 लाख हर साल की, और हम 4.5 साल पूरे कर चुके हैं और इन्होंने जो फीस मांगी थी वो हम समय पे पूरी दे चुके हैं। और अब फाइनल ईयर के एग्ज़ाम के बाद इंटर्नशिप से पहले ये हमसे ऑल इंडिया कोटा से 37 लाख और स्टेट कोटा से 26 लाख की फ़ी। बक्सर में लूट के इरादे से बदमाश अलावलपुर गांव में एक घर में घुस गए। बदमाशों ने घर वालों के साथ मारपीट की और शोर सुन के ग्रामीण मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने एक बदमाश को पकड़ लिया, जिसके बाद उसकी खूब पिटाई की गई। पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है और इस घटना में 2 बदमाश फरार हो गए, जिनकी तलाश अब की जा रही है। लावलपुर गांव के एक निरपाल व्यक्ति के यहाँ पर जो है कुछ 3 बदमाश जो है घुस गए हैं और इन्होंने लूटपाट की प्रयास किया है। तो मौके पर जब पुलिस पहुंची तो देखा कि उसमें से एक व्यक्ति को जो है पकड़ लिया गया और 2 उसमें से फरार हो गए थे। तो एक जो है उसमें गगन नाम का व्यक्ति जो था वो पकड़ा गया था और बाकी 2 मौके से फरार हो गए थे। तो पुलिस जो है उसे अरेस्ट करके ले आई है और बाकी जो 2 लोग फरार हैं उनसे उनकी जांच चल रही है, उनके बारे में जानकारी ली जा रही है। बदमाश आते हैं और कहते हैं कि घर में तलाशी लेनी है, हमें तलाशी लेनी है। फिर कहते हुए कि तलाशी नहीं होने की हमने कहा। फिर उन्होंने ज़बरदस्ती करी, पापा जी के सर में उन्होंने लट मार दिया। यहाँ से 3 बदमाश घुसे रात में, हम उसने उठाए चोरी करने के मकसद से अंदर घुसे एदे में। उसने हमने चोरी करने से इनकार कर दिया। उसके बाद हमने उनके हाथ तक पाई, गोली भरी। उसकी गोली भरने के बाद उसने फायरिंग करी मेरे को। लावलपुर गांव के हरिद्वार में रेलवे ने अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया। कुछ निर्माण तो अवैध बता के रेलवे ने ध्वस्त कर दिए, लेकिन कुछ इलाकों में रेलवे को लोगों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। यहाँ रेलवे ने कोई कार्रवाई नहीं की और रेलवे की इस कार्रवाई के बाद लोगों में काफ़ी गुस्सा है। बता दें कि हरिद्वार नगर कोतवाली क्षेत्र में बीते कई साल से जंगल बाईपास रोड पे रेलवे की ज़मीन पे लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है। रेलवे की तरफ से अतिक्रमणकारियों को कई बार नोटिस भी दिया गया, लेकिन इस जगह को खाली नहीं किया गया। और मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के त्रिवार्षिक चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए। इस दौरान रजत अग्रवाल को 8वीं बार अध्यक्ष, जगदीप कुकरेजा को 4थी बार महासचिव और नागेंद्र उनियाल को 2री बार कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं अतुल अग्रवाल को उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई। 16 मार्च को सभी पदाधिकारियों की शपथ होगी। एक बार पुनः काम करने का मौका मिला है और जिस तरीके से ये हमें निर्विरोध चुना गया है तो इस तरीके से हमारी समस्त टीम के साथ और हम ज़्यादा दायित्व हो जाता है और आगे भी व्यापारी हित में जहाँ जहाँ मेरी ज़रूरत होगी मैं व्यापारियों के लिए हमेशा उपलब्ध रहूँगा। पूर्व की भांति अच्छे से अच्छा करने का प्रयास किया जाएगा। समस्त विभागों के साथ सामंजस्य बना के कोशिश करी जाएगी, किसी व्यापारी को भी किसी भी तरह की दिक्कत ना आ पाए और जो दायित्व उन्होंने हमें दिया है उसको मैं सफलतापूर्ण निर्वहन करने की पूरी कोशिश करूँगा। संस्था में बिना किसी चुनाव के गतिविधि से मजबूती मिलेगी। संस्था के समस्त सदस्य संस्था में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और हमें भी एक आशा इस बात की, क्योंकि ये मेरा स्वयं निजी तौर पर 8वां चुनाव था और 15वां वर्ष था जिस वर्ष में हम संस्था को अपनी सेवाएं देने जा रहे थे, कि मेरी भी यही उम्मीद रहेगी कि और कोशिश रहेगी कि मैं संस्था के हर एक सदस्य से मिलकर उनकी समस्या को सुनकर जल्द उसका निवारण करें और संस्था को। और उत्तराखंड हाईकोर्ट ने वरिष्ठ
आईएफएस अधिकारी राजीव भरतरी को अब तक बहाल नहीं किए जाने को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने उत्तराखंड सरकार एवं उत्तराखंड वन विभाग के प्रमुख वन संरक्षक विनोद कुमार सिंघल को नोटिस जारी करते हुए 3 सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। राजीव भरतरी जो ऑल इंडिया सर्विसेज के हिसाब से आज उत्तराखंड के सबसे वरिष्ठतम नौकरशाह हैं, 1986 बैच के आईएफएस ऑफिसर हैं, उनको जिस तरीके से 25 नवंबर 2021 को पद से हटा दिया गया था, उस पर विस्तृत सुनवाई के बाद सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कैट इलाहाबाद ने उनके पक्ष में निर्णय सुना दिया था और सरकार को यह निर्देशित किया था कि मुख्य सचिव और जो सचिव वन हैं, इन दोनों को यह निर्देशित किया था कि उनको उनके पद पर तत्काल प्रभाव से बहाल किया जाए। ये निर्देश कैट की ओर से लगभग 20 दिन पहले पारित हुआ था, लेकिन आतिथि तक राजीव भरतरी को पद पर नहीं बहाल किया गया। और ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन के टनल निर्माण के चलते हैवी ब्लास्टिंग से बंदी खलाखान और अटारी गांव के कई मकानों में जगह जगह दरारें पड़ गई हैं। मकान और खेतों में दरारें पड़ने के कारण यहां लोगों में काफी गुस्सा है। ग्रामीणों का साफ शब्दों में कहना है कि वो परियोजना का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन यदि परियोजना बनने से उन्हें अपने खेत खलिहान और मकानों से हाथ धोना पड़े तो वो कैसे चुप बैठे रहेंगे। ग्रामीणों की एक मांग है कि उन्हें नजदीकी क्षेत्र में विस्थापित किया जाए और मुआवजा भी दिया जाए। जो हमारे हक था यहाँ पे, जो हमारे पानी के बूंद दिए, ये सिंचाई की बूंद दिए और हमारे पेयजल का था, हमारे जो तमाम टनल बनने से, जो ब्लास्टिंग करने से हम मकानों में दरार पड़ चुकी, इसके लिए हम बार बार लड़ रहे हैं कि जो लोग आज आ रखे हैं, ये मजबूरी हमारी आने की यहाँ पे। तो कई बार मैंने शासन प्रशासन को भी बताया और इसमें आरबीएल को भी बताया, पर आरबीएल क्या है कि हमें ठग रहा है। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। हम 2 साल से परेशान हैं, रात दिन लड़ रहे हैं, फ़ोन पे लड़ रहे हैं, कागजों से लड़ रहे हैं, लेकिन आज तक हमको अभी कोई भी आश्वासन नहीं मिला, कोई भी नहीं। इतनी दिक्कत हो रही है, घर में मशीन चल रही, रात हम सोते नहीं। आजकल जैसे घर के नज़दीक जा रहे हैं, अभी तो बहुत दूर है घर से, तभी दिक्कत हो रही है। जिस दिन घर के नीचे चले जाएगी वो दिन तो सारा तबाह हो जाएगा वहाँ। जिनके घरों के नीचे से ये टनल गुजरने वाली है, उन लोगों की मांग है कि हमें या तो उचित मुआवजा दिया जाए या हमारा विस्थापन किया जाए, क्योंकि ये लोग ये नहीं चाह रहे हैं, विरोध नहीं कर रहे हैं किसी प्रकार को, वो अपने हक मांग रहे हैं। निम्न स्तर के जो कर्मचारी, उन्होंने एक लिखित लेटर दिया है कि हम 17 तारीख को इस बैठक को रखेंगे, जिसमें गांव के प्रत्येक व्यक्ति को आना है और डीजीएम सर आएंगे और उनके उच्च अधिकारी आएंगे और जो यहाँ पे अभी एलएनटी के जो यहाँ पे कार्य कर रही संस्था है वो भी। जो हमारे रामनगर में होने वाले G20 सम्मेलन की तैयारियां तेज चल रही हैं, जिसका कुमाऊं कमिश्नर ने जायजा लिया। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने कालाडूंगी के गड़प्पू चौकी से लेकर रामनगर तक कार्यों का जायजा लिया और कमिश्नर के दौरे में आईजी नीलेश आनंद और कई आला अधिकारी जो हैं वो भी यहाँ पे मौजूद थे, जिनको कुमाऊं कमिश्नर ने जल्द सभी कार्यों को पूर्ण करने को लेकर आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द ये जो तैयारियां हैं और बेहतर होंगी। का जो हिस्सा है गड़प्पू तक, इसको यूएस नगर से देखा जा रहा है। उसके बाद आज नैनीताल जिले में जो तैयारियां उसको मैंने देखा था, तो इसमें मुख्यतः पीडब्ल्यूडी का जो काम है, उसमें सड़क के किनारे जो ड्रेसिंग है शोल्डर्स की, उसका काम मैं देखता हूँ कि इसमें तेज़ी की आवश्यकता है। उसके अलावा रोड मार्किंग में तेज़ी की आवश्यकता है। 18 किलोमीटर में रिसर्फेसिंग होनी है, उसमें भी मैं समझता हूँ कि तेज़ी की आवश्यकता है और ऑफिसर्स को निर्देशित भी किया गया है कि एटलीस्ट रिसर्फेसिंग तो हम 20 तारीख तक हर हाल में कर दें। उसके अलावा जो रोड फर्नीचर है, रोड मार्किंग्स होती हैं, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा तो इतनी दिक्कत नहीं है। रास्ते में कुछ संपत्तियां हैं जो जिला पंचायत की हैं, जो कि एक तरह से विश्राम गए हैं, उन पे काम। उत्तराखंड के वनों में हर साल आग लगने से लाखों का नुकसान होता है। कई हेक्टेयर जंगल जलकर खाक हो जाते हैं। इस साल जंगलों में लगने वाली आग से निपटने के लिए वन विभाग ने पहले ही अपनी तैयारियां पुख्ता कर ली हैं और ग्राम प्रधानों के साथ साथ क्षेत्रीय जनता को भी अपने साथ जोड़ने की कोशिश की गई, ताकि आग लगने की घटना को गंभीरता से लेकर विभाग को तत्काल सूचित किया जा सके। हमारे पास जितने भी इनपुट्स आए हैं, जो हमने लोकल हमारे जो डिवीजन फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं उनसे और फील्ड के स्टाफ से जो पूछा, उसमें 2-3 चीज़ें आई हैं उभर के। एक तो ये चीज़ आई है कि जैसे खेत साफ करने में, जैसे आड़ा फुकान या खेत सफाई करते हैं जब भी, तो उससे भी कई बार, ज़्यादातर बारों में ऐसा हुआ कि कहीं नाप खेत में किसी आदमी ने आग लगाई अपने खराब खेत में, वो शाम को लगी
वो फिर जो है हवा के कारण उसकी, चूँकि समीपस्थ में कहीं सिविल का जंगल था या वन पंचायत का जंगल था, तो उसमें वो फैली, तो वो आग का कारण बता। कुछ केसेस ऐसे हुए हैं कि जहाँ ये पाया गया कि किसी शरारती तत्व द्वारा जो है ये आग लगाई गई। और 1-2 केसेस में जो यहाँ बद्रीनाथ डिवीज़न में आया था कि जहाँ पे गौचर के पास में एक केस में ऐसा भी हुआ है कि उसमें जो है वो जो बिजली के तार थे वो आपस में शॉर्ट सर्किट हुई, तो उससे चिंगारी आई, उससे फिर आग फैली। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।